Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net ADA 24/7. UGC Net रीनेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट हमारे पास में आउट हुआ है। आज हमारे साथ सिद्धार्थ हैं जिन्होंने यूजीसी नेट मैनेजमेंट इस बार क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो सिद्धार्थ, वेलकम टू यूजीसी नेट ADA 24/7। Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. तो कैसा लग रहा है? रिजल्ट आया, आपने क्वालिफाई किया, तो कैसा? Yes, ma'am. मैम थोड़ा ओवरवेलमिंग है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। तो आपने फर्स्ट में फर्स्ट क्वालिफाई अटेम्प्ट, कर लिया? यस मैम। तो फर्स्ट में ही हो गया तो थोड़ा रिलीफ हो रहा है कि अभी वापस स्ट्रेस कम रहेगा। डेफिनेटली। तो कैसा रिएक्शन था? मतलब रिजल्ट देखा तो यकीन हुआ, नहीं हुआ, 2 बार चेक किया रिजल्ट को? एक्चुअली एक्चुअली मैम मेरा क्या था कि थोड़ा मतलब पहले से शुरू से है कि थोड़ा मतलब फॉर्म फिलिंग के स्टार्ट करके रिजल्ट देखने तक मैंने कुछ नहीं किया। मैंने दूसरे के पास ही करवाया, फॉर्म फिलअप भी दूसरे के पास करवाया और रिजल्ट भी मैंने दूसरे के पास ही चेक करवाया कि बस देख के बता दे मार्क्स कितने, वो भी नहीं जानना, सिर्फ कितना मेरा क्वालिफाई हुआ है कि नहीं वो बता दे। उसने बता दिया क्वालिफाई है। जब आपने मेरे पास मांगा ना तब मैंने हाँ। रिजल्ट देखा कि हाँ एक्चुअली में रिजल्ट है। मतलब अपने से ज्यादा दूसरे के ऊपर भरोसा। भरोसा नहीं मैम, मतलब अभी इसमें क्या होता है कि जितना मिलता है उतना कम ही लगता है। फिर नेट में हो गया तो फिर लगता है थोड़ा और मेहनत कर लेता तो जेआरएफ निकल जाता, और जो नेट की खुशी है वो तो साइड पे ही रह जाती। इससे अच्छा है वो देखना ही नहीं था, स्कोर कितना था वो नहीं जानना है, बस क्वालिफाई हो गया ना, फिर बाद में एक बार देख लेता मैं। पर उस टाइम सोचा था कि अभी तो नहीं देखना। ओके, सो सिद्धार्थ, कहाँ से हो आप? बेसिकली मैम मैं सूरत गुजरात से हूँ। सूरत गुजरात। सो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब वहीं से, एमबीए वगैरह? यस मैम, ग्रेजुएशन मैंने बड़ौदा से किया था एंड पारुल यूनिवर्सिटी में से। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सूरत में से ही किया है। यहाँ पे बीएनएसयू करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट का, वहाँ से मैंने एमबीए मार्केटिंग किया था। ओके। सो जैसे मैनेजमेंट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। एमबीए वाले जो स्टूडेंट्स जब कोड 17 के अंदर अपियर करते हैं, तो एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि मेजर स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे बीटेक करके आ गए एमबीए करने के। तो आपका भी ऐसा ही कुछ बैकग्राउंड था या आप यस कोर मैम। इसी फील्ड के थे? नो नॉन नो टेक? नो, मेरा साइंस बैकग्राउंड ही है। और एक्चुअली मेरा साइंस में इंजीनियरिंग नहीं, मेरा बायोलॉजी ग्रुप था। ओके, तो आपको तो मेरे तो फिर आपने कैसे स्ट्रैटेजी अपनी फॉर्मुलेट करी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ना मैनेजमेंट वाले, वो यही करते हैं कि पहले कभी पढ़े ही नहीं है ये वाले सब्जेक्ट, सिर्फ एमबीए में पढ़े और अब उसके बाद यूजीसी नेट और लेवल यहाँ पे है। तो कैसे स्ट्रैटेजी आपने अपनी फ्रेम करी? उन स्टूडेंट्स को हेल्प होगी काफी ज्यादा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली मैम उसका थोड़ा मतलब शेयर तो आपको भी जाता है कि मैंने आप लोगों से सब पढ़ा है, और जहाँ पे मुझे नॉलेज मिला मैंने पढ़ा। बेसिकली मैम स्ट्रेटेजी क्या थी, जो मेरा कोर था ड्यूरिंग एमबीए भी मुझे पता चल गया था कि मेरे कोर सब्जेक्ट कौन से हैं, किसमें मुझे ज्यादा एफर्ट देने, किसमें कम एफर्ट देने। तो जिसमें मेरे को ज्यादा एफर्ट देने थे, जैसे अकाउंट्स और फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो मेरे कोर नहीं है, तो मैंने उसमें पहले से मतलब स्टार्ट कर दिया था। आपकी मतलब जो भी सीरीज थी ये एप्लीकेशन पे, तो पूरा मैं देखता था, उसके नोट्स बनाता था सम के लिए अपने वो अकाउंट्स में। ये सारा मैंने सम वो रेगुलर करता था। और मैंने बाकी जो मेरे मतलब जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सर्विस मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं, वो सारे मैंने लास्ट में रखे थे कि मैं वो लास्ट में कवर करूंगा। और मेरा इतना आइडियल था कि मैं 60 मार्क्स तो मेरे को एनी हाउ पेपर टू में लाना ही है। तो फाइनली मैंने देखा तो मेरा 60 के अराउंड ही है पेपर टू में, तो मतलब उतना मेरा टारगेट लगा। सेट किया था? टारगेट उसमें हुआ, पेपर वन में मैं थोड़ा पीछे रह गया। उसमें अचीव नहीं हुए मेरे उतने मार्क्स। बाकी पेपर टू में मैंने जितना डिजायर किया था कि मुझे 60 मार्क्स पेपर टू में चाहिए, तो उतना तो मेरे को आ गया। बाकी ज्यादातर मैंने फोकस उस पे रखा था कि जो भी वो ऑथर है, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, उसकी पूरी मैंने नोट्स बना के रखी थी। फिर मैं छोटी छोटी चीट बना के रखता था, तो मैं जेब में ही डालता था। जब भी फ्री टाइम मिला तो मैं वो पढ़ लेता था, ताकि मेरे माइंड में रिकॉल होता रहे। क्योंकि ऑथर के नाम ऐसे है कि एक बार बिफोर द एग्जाम में पढ़ने जाऊंगा तो मुझे याद नहीं रहने वाला। डेफिनेटली। उसको मेरे को रेगुलर रेगुलर मेरे को चाहिए। इवन ड्यूरिंग रीनेट में मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, मेरे जितने भी कलीग्स है मेरे साथ जिसने एग्जाम दी थी, सब बोल रहे थे कि ये जून वाला अटेम्प्ट कि 12 to 13 तो सिर्फ ये इसके ही नाम वाले ही क्वेश्चन आ गए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। और मैं माइंड में खुश हो रहा था कि मुझे तो एक भी मतलब ऐसा नहीं था, तो मुझे नहीं पता चला। मैंने सारे अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें मेरा हार्डली एक क्वेश्चन था 5-10 सेकंड ही गया, ज्यादा टाइम नहीं गया।
तो वो मेरे को डेफिनेटली स्ट्रेटेजी हेल्प की। इवन पेपर वन में भी मेरे को वही स्ट्रेटेजी हेल्प की। फिर भी एनवायरनमेंट और वो सब सब्जेक्ट में मैं थोड़ा पीछे रह गया, इसकी वजह से मेरा पेपर वन में स्कोर कम हुआ, बाकी ओवरऑल अच्छा गया। ओके। सो जैसे अभी आपने कहा कि एमबीए, तो आपका एमबीए हो गया है, कंप्लीट हो गया है, या अभी कर रहे हो आप नहीं, एमबीए? मेरा एमबीए मार्केटिंग मैडम कंप्लीट हो गया है कंप्लीट हो फिलहाल। गया है। मैं, हाँ, फिलहाल तो मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ही कर रहा हूँ। ओह, आप कर रहे हो ऑलरेडी जॉब? यस मैं बहुत अच्छा फिलहाल है। मैं असिस्टेंट लास्ट 1 ईयर से मैं परस्यू कर रहा हूँ। हम्म। तो ये मतलब थोड़ा सोच के जब रिजल्ट आया ट्विटर पे देखा था कि जून वाला अटेम्प्ट दिया, और उसके बाद मैंने जो वो रिजल्ट वो नोटिफिकेशन आ गई कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो थोड़ा मतलब बहुत खराब फील हुआ था, क्योंकि मैंने उसके वो पेपर चेक करवाया था तो मेरा उसमें स्कोर 220 प्लस हो रहा था। ओह। तो और उसके बाद आपको ही पता है कि सेमेस्टर स्टार्ट हो जाते हैं, नए एडमिशन प्रोसेस में हम प्रोफेसर को वो सब करना पड़ता है। और नए हम्म। स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सब्जेक्ट नया अलॉटमेंट हमको मिलता है, उसकी प्रिपरेशन करो, वो समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का वाई और वो सब, तो उसमें थोड़ा इतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता है। और फिर भी मेरा था कि डेली मेरे को पेपर वन की 50 मार्क्स की एक मॉक और 50 मार्क्स की पेपर टू की एक मॉक देनी है। तो मेरा घर से कॉलेज जाने का रास्ता 40 किलोमीटर का है और मैं कॉलेज की बस में जाता हूँ। हम्म। तो मेरा था कि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड में मेरे को पेपर टू की मॉक देनी है, और हम्म। रिटर्न में मैं शाम को घर आऊंगा तब मेरे को पेपर वन की मॉक देनी है, क्योंकि उसमें माइंड थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो मैं मतलब मूड नहीं होगा फिर भी मैं देने जाऊंगा ही, और पेपर टू का मैं मॉर्निंग में दे देता था। हम्म। और 1 1 आवर 25 मिनट्स का रास्ता है, तो 1 आवर की मैं मॉक देता था, 25 मिनट्स में एनालिसिस कर लेता था कि मतलब क्या हुआ। तो उस हिसाब से मेरा मतलब डेली मॉक तो मेरा चालू ही था। हम्म। उस नाइस। हिसाब से मतलब फिर वो जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि यार हम यहाँ बिजी थे, हम वहाँ बिजी थे, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। आपने उसका एक वो क्रैक कर लिया कि मैं कैसे नहीं कर सकता। मैं अगर रास्ते में जा रहा हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि लेक्चर्स हैं उनको देख लो, मॉक्स हैं दे लो, रास्ते को यूटिलाइज करो, दैट इज व्हाट यू एक्चुअली डिड, कि आपने कोई भी टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं किया, चाहे वो यस रास्ते मैम। टाइम हो या कहीं का भी टाइम हो। सो एक बैलेंस कुछ नंबर ऑफ आवर्स का मेंटेन किया, पेपर वन का, पेपर टू का, या कितने महीने पहले से आपने सोचा प्रिपरेशन करने का, ऐसा कुछ था? यस, तो मैम बेसिकली इसमें मेरा आफ्टर एमबीए मेरी कॉर्पोरेट जॉब में, आपको पता है कॉर्पोरेट जॉब में कैसा होता है, मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी की हुई है। अच्छा। तो कॉर्पोरेट जॉब में मेरा 3 इयर्स का कॉर्पोरेट जॉब का एक्सपीरियंस है। मैं लास्ट 1 ईयर से ये टीचिंग फील्ड में है। तो कॉर्पोरेट जॉब में कैसा होता है, कितना डिसिप्लिन होता है कि आज क्या काम किया ना उसका पूरा एक्सेल में रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर को भेजना रहता है। हाँ। ठीक है, अभी इधर तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को किसको क्या भेजना है, पर वो एक हैबिट बन गई थी। तो मैंने हम्म। एक शीट बना के रखी हुई थी कि रोज कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, कितने आवर्स कौन सा टॉपिक पढ़ा, मैं खुद को ही मेल कर देता, मेरा दूसरे मेल पे मैं ही भेजता। तो जिस दिन मतलब मेरे को रात को कुछ नहीं देना होता था तो खुद से गिल्ट फील होता था कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरे को हम्म। डांटने वाला कोई नहीं था, पर खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करके फिर वापस दूसरे दिन खुद को ही पनिशमेंट देता था कि आज 50 की बजाय 10, मतलब एक दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, अगर बाई चांस कहीं पे सेलिब्रेशन है, कोई रिलेटिव के वहां जाना है, तो एक दिन का मौक रह गया या तो कुछ टॉपिक रह गया, हम्म। तो फिर उसका कंपनसेट करने के लिए मुझे एक वीक लगता था, एक दिन का। तो वो खुद को रियलाइज होता था, तो फिर मैं धीरे धीरे वो सब, धीरे धीरे उस अटैचमेंट से निकलता गया कि नहीं हम्म। करना है तो मतलब ये अटेम्प्ट में तो एनी हाउ करना है, क्योंकि कोई मतलब मेरी जॉब में ही मेरे को प्रमोशन मिलने के ज्यादा चांसेस थे कि नेट क्वालिफाई होगा तो ही असिस्टेंट प्रोफेसर से आगे प्रमोट होगा। वो डेफिनेटली। था। सो सिद्धार्थ, जैसे अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट की बात करो, तो आपने डेफिनेटली कुछ फ्रेमिंग करी होगी कि पहले सिलेबस जैसे देखा होगा, या पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, फिर मॉक्स की ओर आप गए होंगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें, जैसे एक पहली बार कोई स्टूडेंट, जैसे आपने पहली बार अटेम्प्ट दिया, सो कोई यस स्टूडेंट अगर दिसंबर में या उसके बाद किसी एग्जामिनेशन में पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, सो आपके अकॉर्डिंगली क्या वो सीक्वेंस या प्रोसेस उसको फॉलो करना चाहिए, अगर कोई न्यू कमर है, उसको कुछ नहीं पता, खासकर मैनेजमेंट बैकग्राउंड का अगर कोई बच्चा है तो? ओके। तो मैम मेरे केस में पूरा उल्टा था। मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम्म। फिर जाके मैंने वो यूनिट में देखा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फिर उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की। लोग क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट सिलेबस लेके बैठ जाते हैं और हम्म। फिर उनको पता ही नहीं होता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और नई काम का होता है ना, वो सब पढ़ने को स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में हम्म। जब मूव देने जाते हैं तो उनको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले मोक मतलब पीवाई क्यू देखे कि हम्म। पीवाई क्यू कौन से टाइप्स के आते हैं, क्योंकि अब मैनेजमेंट पूरा ट्विस्ट करके ही पूछते हैं, डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं नहीं। ये डेफिनेटली। ईयर में ये अटेम्प्ट में वो असर्शन रीजन और वो वाले स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू क्वेश्चन नहीं थे। प्रीवियस वाले मैंने देखे तो सारे वैसे ही थे, तो मैंने पहले वो देखा कि कौन से टाइप के आते हैं,
कौन सा वर्ड यूज करते हैं तो ये नहीं अटेम्प्ट करना है। मैंने पूरा वो एनालिसिस किया। फिर उसमें मेरे को जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगा ना, मैंने सिर्फ वही कॉन्सेप्ट का डिटेल में एनालिसिस किया और डिटेल में पढ़ा है कि सिर्फ मैंने अकाउंट ऑफ फाइनेंस की पूरी सारे यूनिट्स के सारे टॉपिक्स देखे। बाकी कोई भी यूनिट्स के मैंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किया। मैंने मॉक्स में मेरे को जो डिफिकल्ट लगे ना, मैंने वही टॉपिक किया, हम्म। क्योंकि मेरे पास टाइम इतना था नहीं, लिमिटेड टाइम था। तो लिमिटेड टाइम में मेरे को मैक्सिमम आउटपुट करना है, तो आपने मेरे को कब फिर से यही। प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? अगर जैसे हम जून के एग्जामिनेशन की बात करें तो आपने कब से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन? मैंने 13 मार्च को प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि आपको मैंने डेट नोट्स भी बनाया याद था। है? यस मैम। तो मैं डेट के ऊपर, पेज के ऊपर डेट का ऑप्शन होता है। मैं जब भी नोट्स बनाता हूँ ना, तो ये भी मेरी एक हम्म। हैबिट है, मैं डेट लिखता हूँ। फिर दूसरी बार नोट्स बनाने दिखाने जाऊंगा ना, तो अगर एक दिन गैप हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ यार एक दिन कुछ किया ही नहीं, मतलब कुछ पूरा वेस्ट हो गया। एक दिन में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे को लिखना पड़ा, कुछ नहीं। तो मैं डेट लिखता हूँ। तो मुझे याद है कि मैं अभी पुरानी नोट्स देखता हूँ, तो 13 मार्च को मैंने फर्स्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आपसे मुझे लगता है कि जो एक चीज हमारे सारे एस्पिरेंट्स को सीखनी चाहिए ना, वो है डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। कि मेरे को करना है तो मतलब मेरे को करना है, फिर कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हम दूर करेंगे। कंसिस्टेंसी जो है वो इज द की। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न, कि दिस वाज द की फॉर यू फॉर योर सक्सेस, राइट? या- और मैम एक और भी दिमाग में बात आती है कभी, जो मतलब स्टेज पे मैं हूँ ना, या मेरे जैसे और भी एक्सपीरियंस हो गए ना, उनको अभी है ना कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। छोटे होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रोफेसर बोलते हैं, पर अभी मैं जो एज में हूँ ना, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं। ना ही मेरे पेरेंट्स बोलने वाले हैं, ना ही मेरे फ्रेंड्स बोलने वाले, ना ही मेरे रिलेटिव्स। जो भी होगा वो मेरे को डिस्ट्रैक्शन दिखाने वाले हैं, कोई भी मेरे को मोटिवेट करने वाले नहीं है। तो अगर मैं खुद ही मोटिवेट नहीं होगा, खुद मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड नहीं रखूंगा, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं है। अगर मेरे को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये सारे एस्पिरेंट्स को ये चीज तो नोट करनी चाहिए सच में। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, चाहे सोशल मीडिया आप ले लो या कुछ ले लो। हम यूट्यूब पे ही कोई वीडियो देखते हैं ना, तो 4 वीडियो हमारे पास में ऐसी आ जाएंगी जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी। सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, आप रील स्क्रॉल करने बैठे हो तो पता चल रहा है 2 घंटा कहाँ निकल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है। सो हमारे इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस तो सच में बहुत ज्यादा हो गए हैं। अभी आपने एक चीज मेंशन करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने सबसे पहले स्टार्ट करे, मतलब आपने उल्टा एक प्रोसेस किया। यूजुअली लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, आपने प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किया। सो दैट आई बिलीव इज एक्चुअली अ गुड थिंग टू डू, कि जहाँ पे आप अपने लेवल का आइडिया लगा रहे हो, आप पैटर्न का आइडिया लगा रहे हो और फिर स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग टू डू। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। आपने कितने साल के पेपर्स किए थे और किस प्रकार से आपने उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करी? तो मैम मैंने बेसिकली 2020 से स्टार्ट किया था। ओके। 2020 से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैंने वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, तो मुझे एक बेनिफिट्स हुआ कि जून मंथ का, जून में जो एग्जाम ली थी, जो कैंसिल हुआ, उसमें से सेम 3 क्वेश्चन मैनेजमेंट में सेम पूरे वैसे के वैसे ही आए थे विथ ऑप्शन। प्रीवियस ईयर एक तो वाला। वॉल्टर मॉडल वाला आया था, हम्म। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन आए थे। इवन जून 2023 में से ही 2 या 3 पूरे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आए थे। तो हम्म। ये क्वेश्चन जब आए थे ना, तो मेरे को एग्जामिनेशन में उसमें ना इतना टाइम नहीं लगा। और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि नहीं अभी आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम्म। उतना कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर सेल्फ डाउट नहीं आता। और दूसरे क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हम्म। में पूछे गए, तो उसमें उतना डाउट नहीं आता। तो उसमें हम बिना डाउट के डायरेक्ट कर सकते हैं, और वो मेरे सही भी हुआ। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार ये वो एमसीक्यू वाली ओएमआर वाले में तो ये दिक्कत नहीं आती, पर सीबीटी में ये होता है कि एक बार क्लिक कर लेते हैं, फिर रिव्यू में डाल देते हैं, और वापस सही होता है उसको लोग गलत करके आ जाते हैं। हम्म। सही किया होता है वापिस उसको गलत कर देते हैं, और फिर घर पे आके बोलते हैं कि नहीं मैंने तो ये सही किया था, फिर गलत हो गया। तो ऐसे ये बहुत सीबीटी में बहुत प्रॉब्लम है। जाता है कि अगर ये बाद पीवाई में। क्यू की है, हम्म। पीवाई क्यू किया है ना, तो ये दिक्कत नहीं आती। थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। और मोक की भी है कि मोक में भी है ना, हमेशा मैंने देखा कि मोक में ना कभी टाइम कम नहीं होता है। और वही सेम क्वेश्चन अगर मैं एक्चुअल एग्जाम में जाऊंगा, तो मेरे को हमेशा टाइम कम रहता है। क्यों? क्योंकि मोक में पता है कि उतना सीरियसली नहीं लेते, मतलब एक बार किया तो उतना हम्म। स्ट्रेस नहीं आता। तो अगर हम्म। जितना मोक का ज्यादा अटेम्प्ट होगा होगा, तो फिर एक्चुअल एग्जाम में भी उतना मतलब स्ट्रेस नहीं आता है। हाँ, एक बार कर लिया मतलब फिर उसको चेंज नहीं करना है। हाँ, हम्म। हो सकता है कि एक में होगा, पर रेशियो देखने जाएगा ना, तो ऑलवेज चेंज जितने किए होते हैं ना, वो बाद में गलत ही होते हैं। इसलिए हम्म। चेंज तो करना ही नहीं है। और फिर ऐसा होता है कि एक एक दो दो नंबर से जा रहे फुक रहा है, और वो वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में चेंज किए थे।
जो पहले यस मार्क मैम। किया था वो सही था। तो अभी जैसे आपने यस। मेंशन किया कि 13 मार्च से आपने अपने नोट्स बनाना चालू किए, तो एक यस मैम। बहुत कॉमन सी चीज जो बच्चे होते हैं कि ये नोट बनाने कैसे हैं, आखिर डिटेल बनाने हैं, रिविजन वाले बनाने हैं, आपने कैसे बनाए नोट्स? तो मैम बेसिकली नोट्स में क्या होता है, एक तो मैं टॉपिक लिखता था, हम्म। अगर उसका कोई पर्टिकुलर ईयर में मतलब वो एस्टेब्लिश हुआ है वो लिखता था किसने किया। अगर उसके साथ उनकी कोई टीम होती है मतलब फाउंडर के साथ और कुछ भी, कभी कभी है ना, मैंने लेक्चर्स देखे थे ना, कोई किसी ने ऐसा बोल दिया था कि बाई हम्म। चांस एंट्री को ट्विस्ट करना होता है ना, तो इसके साथ उसका मतलब साथी कौन था, जोड़ीदार कौन था, उसका नाम भी पूछ लेते हैं। तो हम्म। फिर मैंने गूगल पर वो भी बाजू में एरो करके लिखता था कि उसका टीममेट था, ये था। फिर उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, बेसिकली अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें कीवर्ड फाइंड करना, क्योंकि उतना टाइम तो रहता नहीं, तो कीवर्ड से ही आंसर होता है। तो मैं कीवर्ड लिखता था, फिर मेन कीवर्ड, क्योंकि मैं पहले पीवीआई क्यों देखता था, तो उसमें कीवर्ड कौन सा था, उसकी वजह से मतलब वो निकाल दे तो क्या आंसर होता है, और वो आंसर वो रख देते तो क्या आंसर आता है, वो देख लेता था, और फिर कीवर्ड में सेंटर में लिखता था और उसको ब्रैकेट बना देता, फिर उसके हिसाब से एक मतलब बहुत सिंपल नोट्स बनाता है, ताकि लास्ट में ना मतलब मैं रीड कर सकूं। मतलब हम्म। इतना इतना खिचड़ी जैसा नहीं मतलब एक एक लाइन स्किप करके लिखता है, ताकि मैं ही वापस पढ़ना हो तो मेरे को अच्छा लगे, ऐसा बना। मतलब शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपने मेन फोकस किया यस। रादर देन डिटेल्ड नोट्स आपके। डिटेल में। ओके। सो सिद्धार्थ, आपकी जर्नी मेरे ख्याल से काफी इंस्पायरिंग रहेगी अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स जो, या कुछ टिप्स उनको देना चाहोगे, जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, जो भी आपको देखेंगे, आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे डेफिनेटली, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कंसिस्टेंसी के साथ में आपने क्वालिफाई किया, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे उन एस्पिरेंट्स को? तो मैम बेसिकली तो टिप्स में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको डिसिप्लिन लाना है ना, तो हम्म। आप क्या फूड कंज्यूम करते हो ना, उस पर आप थोड़ा फोकस कर दीजिए। मतलब मेरा ऐसा है कि मैंने मार्च महीने से एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो एवरी डे आफ्टरनून में मैंने सेम टाइप ऑफ मील लिया है। मतलब वो मील मैंने चेंज नहीं किया है। मतलब हम्म। आपको पता होगा वो भेल बोलते हैं ना, जो मिक्सचर होता है सब चीज का। हम्म। हम्म। मैंने डेली आफ्टरनून में सिर्फ वही खाया है, ना ही रोटी खाई है ना ही चावल खाया है, ताकि मुझे नींद आए। मैंने डेली वही खाई है, और माइंड को मतलब एक हैबिट की है कि मतलब यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो तो बहुत उससे मैंने थोड़ा। डिफिकल्ट नहीं है। यस मैम। मतलब मेरे कलीग भी बोलते हैं कि ये क्या करता है, मतलब तेरे को भूख नहीं लगती, और मेरे को है कि मेरे को मतलब मैं रोटी खाऊंगा, राइस खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, और उससे ड्राउजीनेस आएगा और माइंड कंफर्ट में जाएगा, तो मैं अलर्टनेस कम होगी, और मैं कुछ भी है ना पढ़ूंगा ना तो मुझे याद नहीं रहेगा। जबकि मेरे को अगर बॉडी में मतलब अलर्टनेस होगी, तो मैं एक बार भी दो बार भी पढ़ लूंगा ना, तो मुझे इजीली रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत मतलब इतना टाइम, लिमिटेड टाइम था, क्योंकि हम्म। मुझे काम भी करना है और उसके साथ साथ पढ़ना भी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, उनके पेपर्स भी चेक करना है, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है। बेसिकली एक एक दो सब्जेक्ट नहीं होता है, बाकी का सब मेरे को पढ़ना है, पेपर वन पढ़ना है, पेपर टू के बाकी के 8-10 यूनिट, 8 यूनिट करने हैं, 2 यूनिट का तो चलो मेरे को वो सिलेबस में बच्चों को पढ़ाना है तो वो मैं कर लूंगा, और हम्म। बाकी का 8 यूनिट तो करना है ना, उसकी नोट्स मेरे को पढ़नी है। अगर मैं ड्राउजीनेस में होगा तो मतलब लेथार्जी फील करूंगा, तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और हम्म। फिर मैं अगर रिटर्न में बस में भी आऊंगा तो मुझे बाकी के साथ मेरे सब स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर है, वो सब सोते हैं, तो मुझे भी सोने का ही मन होगा। लेकिन अगर मेरे बॉडी में फूड ही कम होगा ना, तो मैं डेफिनेटली मुंह लगा के ही आऊंगा। हम्म। तो मैं फूड पे ध्यान देता था कि डिसिप्लिन लाना है तो फूड पे ध्यान देना है, अगर फूड आपका सही है, बाहर का हम्म। कुछ नहीं खाना है, तो इवन मैं एग्जाम से एक वीक पहले अगर मेरे को बुखार ना हो ना, उसके लिए मैंने प्रिकॉशन मेडिसिन भी लेनी है कि मुझे बुखार नहीं आएगा, इतना मैं रेडी था, तो क्योंकि मेरे ऐसा ख्याल से, होता है। हाँ, एस्पिरेंट्स को छोड़ो, मुझे लगता है मैं बहुत सारी चीजें आपसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ पर्सनालिटी वाइज। सो सिद्धार्थ, इज एक्चुअली वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू। मतलब योर जर्नी इज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग, और जो डेडिकेशन है ना, जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी है, वो बहुत, मतलब मेरे को काफी मतलब अच्छा लग रहा है किसी स्टूडेंट से बात करके आज बहुत दिनों के बाद। मतलब होता है ना कि आप को ऐसे लग रहा है कि किसी की जर्नी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है, इतना कुछ किया है उसने जो हम सोचते भी नहीं है। मतलब जैसे आपने मील का मेंशन किया, वो तो हम सोचते तक नहीं है मील का, कि मील ही सेम लेनी है कि हमें नींद आए। एक्चुअली वेरी गुड। सो सिद्धार्थ, वेरी बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, एंड आई होप आपकी जर्नी जो है ना, उससे बहुत सारे लोग सीखेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि रोज बेचारे सेम मील लेने लग जाएंगे, बट डेफिनेटली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंसिस्टेंटली सिद्धार्थ ने अपनी पढ़ाई करी है, और हमें भी अब वही डेडिकेशन के साथ रोज जो है वो पढ़ाई करनी है, और दिसंबर के अंदर डेफिनेटली जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई करना है। आपको
भी दिसंबर के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो डेफिनेटली जो चीज इस बार मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपने कर भी लिया होगा, जितना मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि आपने कर लिया होगा आइडेंटिफाई, और आप यस मैम दिसंबर में उसको वापस क्रैक करोगे। अच्छा, आपने कर लिया है अगर तो बता भी दो। मैंने निकाल दिया पेपर वन में। मैंने कौन से यूनिट में से मेरे मैक्सिमम गलत हुए, मैंने वो पूरा एनालिसिस निकाल दिया। अभी मेरे को वही यूनिट पे अभी फोकस करना है, वेरी बाकी नाइस। के यूनिट पे मैं कम कर मतलब हम दिसंबर में वापस कनेक्ट करेंगे जेआरएफ के साथ में। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। मेरा भी वही गोल है। राइट। एंड अगर आप फ्री हो ना, सो 9 नवंबर को यहाँ पे एक पर्सनल मीटअप भी है गुरुग्राम में हमारे ऑफिस में। होपफुली आपको उसका आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो अगर आप फ्री हो ना, सो डेफिनेटली यहाँ पर भी आना। तो हम जितने भी क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में जो है एक सेलिब्रेशन करेंगे हमारे ऑफिस के अंदर। ओके, सो इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू सिद्धार्थ। Bye bye. Take care and well wishes for your future endeavors. Do great. मेरे ख्याल से मुझे पता है आप बहुत अच्छा करोगे अपने करियर में। Your confidence is speaking. Best wishes, सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच।